नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। पूरे मुल्क में इस समय चर्चा चल रही है कि क्या सनातन बोर्ड मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह बनना चाहिए या नहीं। कई जो कथावाचक हैं, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हो, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, उन लोगों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। सनातन बोर्ड बनाकर वो सभी मंदिरों को गवर्न करने की बात कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर हमारे मुल्क में सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों ये नौबत आन पड़ी कि सनातन बोर्ड अब बनाया जाए। क्योंकि जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना था उसके बाद कभी भी, मुझे लगता है कि 50-60 सालों से कभी भी इसकी चर्चा नहीं सुनी, लेकिन अब ये चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी सैयद अनस अली जी जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। सैयद साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में हमारे सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। नाजिया भी हमारे साथ जुड़ गई है, नाजिया का भी तारुफ करा दो। नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी, अभी सैयद भाई भी जुड़े हुए हैं। मैं पहला सवाल आप ही से ले लेता हूँ। नाजिया, नाजिया ये बताइएगा कि सनातन वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। नहीं, बिल्कुल जरूरत आन पड़ी है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि बहुत देर से ये आवाज उठी है। आखिरकार चर्च जो है वो उनके लोग चला रहे हैं, गुरुद्वारा उनके लोग चला रहे हैं, मस्जिद मुसलमान चला रहे हैं, और फिर इस्लाम से जुड़ी हुई सारी जितनी भी चीजें हैं, वक्फ बोर्ड बोलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलिए, हलाल सर्टिफिकेशन वाला जो बिजनेस है वो सारे मुसलमान उसको रन कर रहे हैं। तो आकर हलाल सर्टिफिकेशन वाला बिजनेस मतलब हलाल सर्टिफिकेशन वाला तो बिजनेस ही है ना, और है क्या, और तो कुछ नहीं है। तो बिजनेस है, उससे तो पैसे आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं। तो उसी तरीके से सनातनियों के लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देती हूँ। तमिलनाडु में 4,78,000 एकड़ जो है जमीन जो है वो मंदिर की। अब इसको कौन देख रहा है? इसको देख रहा है सरकार। क्यों देखेगा भाई? अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को क्या सरकार देख रहा है? नहीं देख रहा है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम बस्ट हुआ था ना। पता चला कि मुतवल्ली जो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी बेटी को जहेज में दे रहा है, अपने बेटी को विदेश यात्रा में भेज रहा है। वक्फ बोर्ड की लाखों संपत्तियों पर टेनेंट लगाया गया है, उससे लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए उससे रेंट उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, कितनी बड़ी पार्शियलिटी है सनातनियों के साथ कि प्रसाद से लेकर के, दान दक्षिणा से लेकर के, चढ़ावा से लेकर के, जमीन तक सरकार के हाथ में क्यों रहेगी भाई? आप मंदिर का चढ़ावा, मंदिर का दान दक्षिणा, सरकार उसका हिसाब किताब कैलकुलेशन करेगी, और वक्फ बोर्ड, हलाल सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें क्यों सिर्फ एक सेपरेट मजहब वाले उसको हैंडल करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। ये पार्शियलिटी। आप एक अभी जिक्र कर रही थी कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं या वक्फ बोर्ड के जो पैसे हैं, उनका क्या मिसयूज भी होता है? ऑब्वियसली होता है। 7 केसेस तो मैं खुद देख रही हूँ। हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट में मुसलमान लड़कियों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ में पिटिशन दायर करके रखा हुआ है। ये जो मुतवल्ली होते हैं, पहले अब्बा जान मजार पे बैठते हैं, फिर अब्बा मर जाते हैं तो बेटा मजार पे बैठ जाता है। एक तो सबसे पहले कि हमारे अल कुरान में के हिसाब से मजार परस्ती ही गुनाह है। ये तो मजार परस्ती होनी ही नहीं चाहिए। जो अल कुरान के मानने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक तआला के फॉलोअर हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर है, वो तो मजार मानेंगे ही नहीं। चलो फिर भी कारोबार के लिए अगर मजार चल रहा है, क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो वहां पर मुजाबिर बन करके अपनी आमदनी चला रहे हैं, टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये तो कई संपत्तियों को रेंट पे लगाया हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टिप्पू सुल्तान मस्जिद है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उसके नीचे तकरीबन 10,000 से ऊपर वहां पर दुकानें हैं, और उस दुकान से किसी से 50,000, किसी से 35,000, किसी से 42,000 रुपए करके रेंट उठाया जाता है। अब चलिए, आपने दे भी दिया रेंट पर, तो उससे मुसलमानों का क्या भला हो रहा है? मुसलमानों का तो कोई भला नहीं हो रहा है। लेकिन पटना में देखिए, एक हनुमान मंदिर है। पटना के राजेंद्र नगर में एक हनुमान मंदिर है, जिससे 3 कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, 2 गुरुकुल चल रहा है, 7 स्कूलें चल रही हैं। तो इससे तो फायदा हो रहा है ना। इससे तो सैयद अनस भाई से इसका जवाब ले लेते हैं कि क्या सैयद अनस भाई, जो आरोप लग रहा है यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे कि मिसयूज हो रहा है पैसे का, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसका भी मिसयूज हो रहा है, इन आरोपों को लेकर कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? और दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या वक्फ बोर्ड के पास जो अनलिमिटेड पावर आई है, जो संशोधन किया गया समय समय पे कानून में, क्या ये एक बड़ी वजह है कि सनातन बोर्ड जो बनाने की मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से आपने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मगर आपने वहीं ये कहा कि आपके ऊपर तो मेरा कोई वक्फ बोर्ड से ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये है कि वक्फ बोर्ड जितने भी हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वक्फ बोर्ड, और वो सारे के सारे शासन के अधीन आते हैं, अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं इस बात को? आप नहीं सादिया जी, मानते? आप जवाब दीजिएगा। आप मना कर रही हैं, आप नहीं नाजिया मानती जी, इस आप बात को? जवाब दीजिएगा। देखिए आशीष जी, मेरे हाथ में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती? बोलने दीजिए ना, जब आपने सवाल किया है तो जवाब देने दीजिए। नहीं, आपने इनकार किया ना, मैं उस पर कह रहा हूँ। आपने जो रिएक्ट किया मैं उस पर पूछ रहा हूँ। मैं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड केसेस देख रही हूँ, तो मुझे नहीं, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आप केस देख रहे हैं। आपने इस बात पे मना किया कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती, राज्य सरकार के अधीन नहीं आती। नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा साहब। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा, आप हर बात का इनकार कर रही हैं, आप हर बात का इनकार कर रही हो, आप एलिगेशन लगा रही हैं वक्फ बोर्ड पे, ठीक है मैं मान रहा हूँ, मगर आप ये कह रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं बोलना चाहिए था ना उस वक्त। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नाजिया इलाही जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, आप जवाब मत दीजिए, मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा क्लियर आएगा। अगर आपका जो सवाल है नाजिया जी, अनस भाई आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अनस भाई का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। नाजिया जी, आप जवाब दीजिएगा। आप प्लीज सारे अनस भाई आप अपनी बात को रखिए। अनस भाई आप अपनी बात को रखिए। नाजिया जी जवाब देंगे। मैं यही कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, अल्पसंख्यक विभाग के अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम करता है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि साहब उसमें जो कमियां हैं जो हो रही हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि सनातन बोर्ड की जहां तक ताल्लुक है, कि सनातन बोर्ड में इस बात पे रोज अव्वल से कह रहा हूं, जिस दिन से सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उसकी वजह यह है, सनातन बोर्ड को और वक्फ बोर्ड को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन बोर्ड जो है वो अलग अंदाज में बनेगा। वक्फ बोर्ड जो है, जो प्रॉपर्टीज वक्फ की गई है उसके लिए वक्फ बना है, उसको जोड़ने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। और सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो अभी तक जो मंदिर हैं, उनके जो ट्रस्ट हैं, उनके जो ट्रस्टी हैं, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जब सनातन बोर्ड बनेगा तो वो सही तरीके से काम करेंगे और सनातन बोर्ड उसमें पूरा हस्तक्षेप करेगा और उसकी एक बॉडी होगी। तो क्या